आप खेल मंत्री हैं, ऐसा क्या करना होगा कि आने वाले टाइम में ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में हमारा भारत शीर्ष पे दिखे? हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। बीजेपी टिकट यदि किसी को फाइनल करके दे रही है, किसी को प्रत्याशी बना रही है, क्या कार्यशैली रहती है कि किस आधार पर ये चीजें दी जाती हैं? पार्टी की हजारों आंखें हैं। अक्सर लोग आरएसएस को और बीजेपी को अलग अलग धारणाओं से देखते हैं, बताते हैं कि दोनों की भूमिकाएं, कार्यशैली को आप कैसे समझते हैं, बताएं। संघ व्यक्तित्व का निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है। आपका इस चीज में जो कहना है कि संगठन ने आपको एक ही चीज सिखाया, वो है मेहनत। आप पलवल को आने वाले 5 साल के बाद कोई 3 बड़ी उपलब्धियां? मैं अपने कार्यकाल में उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने की शुरुआत कर लूंगा, और दूसरा मेरा कि अंतरराष्ट्रीय खेल परिषद पलवल के अंदर हो, मैं उस पर काम कर रहा हूँ। पलवल की एक समस्या खड़ी की खड़ी है सफाई, ड्रेनेज सिस्टम। इस पर आपका क्या विजन है? ये किसी सरकार के, किसी एक व्यक्ति की मिशन और विजन नहीं हो सकता। आज हमारे बीच में वो शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, और वन ऑफ द यंगेस्ट लीडर ऑफ इंडिया, जिन्हें मैं कह सकता हूं कि भारत के एक बहुत युवा नेता हैं, और हरियाणा सरकार में राज्य मंत्री श्री गौरव गौतम जी आज हमारे बीच में हैं। सर, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे जैन जी टॉक्स में, जो युवाओं की आवाज़ है उसमें आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। सर, आप एक मध्यम परिवार से निकल के राष्ट्रीय संगठन में आपने कार्य किया है, और आज मंत्री बनने की जो यात्रा है वो एक युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। युवाओं को प्रेरणा मिलती है, और इस पूरे सफर के कठिन दौर में जिसमें अधिक मजबूती आपको बनाया, जिसने सबसे अधिक मजबूती आपको दी, नेतृत्व की सबसे बड़ी सीख दी, इसके बारे में आप किसको अपना श्रेय देना चाहेंगे? इसके अपने आप को कहाँ डेडिकेट करना चाहते हैं? किसी भी व्यक्ति के पीछे उसका लक्ष्य और उसके काम करने की लगन। मैं हमेशा अपने युवा साथियों को, मित्रों को एक बात कहता हूँ कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो। आप बिजनेस में हो तो अगर आप मेहनत करोगे, 1 बार 2 बार 3 बार असफल होगे, लेकिन ये तय है कि आप इसका सफल होना तय है। शिक्षा का क्षेत्र हो, उसमें आप लोग अगर मेहनत करोगे तो आपका सक्सेस होना तय है। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। उसी प्रकार से गांव में पढ़े लिखे, पलवल में पढ़े लिखे, और सेकेंड ईयर बीए सेकेंड ईयर में छात्र राजनीति से जुड़ा हुआ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से, और वहाँ पर एक युवा जिस प्रकार से उस उम्र का होता है, जब वो ग्रेजुएशन के फर्स्ट या सेकेंड ईयर में हो, तो वो एक चंचल राजनीति हो या एग्रेसिव राजनीति हो या कुछ सीखने की राजनीति हो, तीनों पे हमने प्रयास किया कि कुछ सीख पाएं। और उसके बाद राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच टच में आना और उनके बीच में काम करने का सौभाग्य प्राप्त होना, चाहे वो भारतीय जनता युवा मोर्चा में हो, कोई किसी ने हमें प्लेटफॉर्म दिया राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का, उसको हमने अपनी मेहनत से, अपनी शिद्दत, अपनी ईमानदारी, अपनी निष्ठा से करने का प्रयास किया। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी संगठन, जो दुनिया का सबसे बड़ा राजनीतिक संगठन है, एक सब कुछ पार्टी संगठन पे जाता है, राष्ट्रीय नेतृत्व पे जाता है। उन्होंने राष्ट्रीय टीम में, यूथ में काम करने का मौका दिया। जो जिम्मेदारी जब जब मिली उस पर अपनी निष्ठा के साथ काम किया। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे फैमिली, मेरे परिवार की कोई ऐसी लेगेसी राजनीतिक रूप से नहीं है। जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता कहते हैं कि बूथ का अध्यक्ष भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, बूथ का अध्यक्ष भी देश का गृह मंत्री बन सकता है, अपनी मेहनत से एक
गांव में छोटी सी राजनीति करने वाला भी इस देश का कृषि और मंत्री बन सकता है। तो मैं ऐसा मानता हूं कि उसी राजनीति को चरितार्थ करते हुए भारतीय जनता पार्टी, जो हमेशा से इस बात के लिए कही जाती है कि मेहनत जो शिद्दत से काम करता है, जो मन से काम करता है, उसको जरूर ये मौका देती है। और मैं इस बात का सौभाग्यशाली हूँ कि इस देश के प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीन से कहते हैं कि उन 1 लाख युवाओं को उस सक्रिय राजनीति में लेकर आऊँगा जिनकी राजनीतिक कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिनकी परिवार की कोई लेगेसी नहीं है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी उसी शुरुआत में हम लोग हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि ऐसे जिनके परिवार की कोई ऐसी लेगेसी नहीं है, उन युवाओं को एक मौका दिया और मौका लगने के बाद चुनाव लड़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और चुनाव की जीत हो। और हम तो सिर्फ विधायक ही सोच रहे थे कि विधायक बन जाए मेहनत से। पलवल की पूजनीय जनता जनार्दन ने विधायक बनाया और राष्ट्रीय नेतृत्व ने और इस प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने भरोसा जताकर हरियाणा सरकार में महत्वपूर्ण विभाग देने का काम किया है। उसके लिए भी हम ईमानदारी, शिद्दत और मजबूती से काम कर रहे हैं युवाओं के लिए। तो आपका इस चीज़ में जो कहना है कि संगठन ने आपको एक ही चीज़ सिखाया, वो है मेहनत, कि आप डटे रहो, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप परिश्रम करते रहो। युवाओं को आप यही चीज़, विचलित ना हो, जिस विचारधारा के साथ काम कर रहे हो, जिस पार्टी के लिए काम कर रहे हो, जिस संगठन के लिए काम कर रहे हो, उसमें मेहनत से करो, उसमें निष्ठा से करो, उसमें ईमानदारी से करो। तो जिस गोल की तरफ आप चल रहे हो वो देरी से प्राप्त हो सकता है, थोड़ा कम प्राप्त हो सकता है, लेकिन वो मिल जरूर जाएगा। बहुत अच्छा। सर, आपने अभी बताया कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया कि 1 लाख युवाओं को हम सक्रिय राजनीति में लेना चाहते हैं जिनका बैकग्राउंड कोई पॉलिटिकल ना हो। तो उसमें यदि आज के टाइम पे कोई युवा 18 साल का युवा है और वो राजनीति में आना चाहता है और आने के बाद वो अपना आने वाले 10 साल का रोड मैप तैयार करना चाहता है, तो उसके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि उसे कैसे संगठन? इस देश में राजनीति के जिस भी विचारधारा के साथ वो जुड़ना चाहता है, अलग अलग विचारधाराएं काम करती हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रवाद की विचारधारा के साथ चलने वाला एक राजनीतिक दल है। तो युवाओं के लिए एक प्लेटफॉर्म है छात्र राजनीति के लिए, और उससे वो वहाँ से अपनी विचारधारा को कितनी शिद्दत और निष्ठा से आगे लेकर जाता है, अपनी मेहनत से लेकर आगे जाता है, कितना उसके मापदंडों पर खरा उतरता है। अगर वो उस पर आगे बढ़ता है तो स्वाभाविक रूप से एक नेतृत्व करने की क्षमता उसमें 18 साल की उम्र से होगी और वो अपना रोड मैप 18 साल की उम्र में लक्ष्य सोच सकता है, अपनी मंजिल सोच सकता है, लेकिन काम तो उसको करना ही पड़ेगा। तो मुझे लगता है अगर वो सोचेगा तो वो अपनी मंजिल पे जाएगा। ये जो लोग आज हमें दिखाई देते हैं, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में हो या अपने औद्योगिक क्षेत्र में हो, उन लोगों का सफ़र रातों रात तय नहीं हुआ। बहुत मेहनत, बहुत ईमानदारी, बहुत निष्ठा, बहुत लगन उसमें लगी हुई है। चाहे वो कोई भी हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, राजनीति ही नहीं अलग भी फील्ड कोई होगा, तो रातों रात कोई भी आदमी नहीं बनता, उसको मेहनत करनी पड़ती है। आपने बताया कि युवा कोई भी पार्टी ज्वाइन कर सकता है, उसकी अपनी सोच है। भारतीय जनता पार्टी क्या गुणों को देखती है एक कार्यकर्ता में कि ऐसे यदि कार्यकर्ता में गुण होंगे तो इस व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी चाहिए, कि राष्ट्रवादी या कुछ इस टाइप से? मतलब भारतीय जनता पार्टी का विजन जी, मिशन, काम करने का तरीका, हमें जो जिस प्रकार से अलग जो विचारधारा जो अलग पार्टियों से जोड़ती है, और हम भारतीय जनता पार्टी क्यों जोड़ती है? दूसरी पार्टियों में परिवार की लेगेसी बहुत है। आपको पीढ़ी दर पीढ़ी जो लोग हैं राजनीति में, उनके परिवार के बच्चे आएंगे। ऐसा नहीं कि किसी के हम विरोध कर रहे हैं, किसी के परिवार टैलेंटेड बच्चा हो तो वो नहीं आना चाहिए, बिल्कुल, लेकिन उसके आधार पे, उसको आधार बनाते हुए आपका हक अधिकार ना मरे।
मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी उसमें काम करती है, उन युवाओं को मौका देती है जो राष्ट्रवादी विचारधारा के साथ चलने वाली, जो राष्ट्र प्रथम समझने वाले युवा हैं, उन युवाओं को एक अच्छा प्लेटफॉर्म देने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। और उसमें मुझे लगता है कि युवा आगे भी बढ़े हैं। युवा मेहनत से, खुद से जब वो काम करते हैं, खुद से जब मेहनत करते हैं, तो राजनीति के क्षेत्र में उनको पता चलता है कि किस प्रकार से काम करना चाहिए, किस प्रकार से जनता के अनुरूप काम होना चाहिए। अगर वो नीचे अगर काम करेगा तो मैं ऐसा मानता हूँ कि देश के लिए, समाज के लिए भला करेगा। अगर वो गोल्डन स्पून लेकर पैदा होगा और राजनीति में नीचे ग्राउंडेड पर राजनीति कभी नहीं करेगा, तो परिवार की लेगेसी को ही आगे बढ़ाएगा, तो मुझे लगता है कि उसका फ़ायदा ना समाज को होगा, ना व्यक्तिगत उनके जीवन में होगा। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। साथ में आपने काफ़ी संगठन में कार्य किया है और आज आप मंत्री भी हैं, आपने काफ़ी राजनीति भी देखी है। आप अपने संगठन की राजनीति को औरों के संगठन से डिफरेंट कैसे मानते हैं? मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद की विचारधारा को, राष्ट्र को प्रथम रख के वो राजनीति करती है। समाज के लिए अच्छा काम करने का विचार रखने वाली ये दल। मैं ये नहीं कह रहा कि और लोगों ने अच्छा काम नहीं किया हो, किया भी होगा, करते भी हैं, जो सार्वजनिक जीवन में लोग रहते हैं। लेकिन इस पार्टी की जो खूबसूरती है, मैं पहले ही बताया कि बूथ का अध्यक्ष भी इस देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, पार्टी का इस देश का गृह मंत्री बन सकता है। तो इस पार्टी की खूबसूरती यही है कि वो मेहनत, निष्ठा और काम करने वाले लोगों को, प्रतिभाशाली युवाओं को आगे बढ़ाने का काम करती है। अक्सर लोग संघ को, आरएसएस को और बीजेपी को अलग अलग धारणाओं से देखते हैं और बताते हैं कि दोनों की भूमिकाएं, कार्यशैली को आप कैसे समझते हैं और इन दोनों का कार्य करने का जो तरीका है वो क्या है? दोनों का सेम तरीका है, दोनों का अलग तरीका है, इसको आप कैसे बताएं? संघ अपना काम समाज के अंदर ऐसे व्यक्ति निर्माण करने का है, चरित्र निर्माण करने का है। तो व्यक्तित्व का निर्माण करता है, चरित्र का निर्माण करता है। और इतने तपस्वी लोग, त्यागी लोग, सब कुछ छोड़कर देश, अपने परिवार की मोहमाया छोड़कर देश को सर्वोपरि रख कर संघ के प्रचारक जो काम करते हैं, और वो काम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, वो देश को आगे बढ़ाने के लिए, समाज एकजुट रहे, सनातन धर्म एकजुट के रहे, अखंड भारत, हिंदुत्व एक तरफ एकजुट रहे। और भारत के लिए संघ के अलग अलग प्रकल्प हैं, संघ के अनुषंगिक संगठन हैं जो हर क्षेत्र में काम करते हैं। मजदूर से लेकर शिक्षा तक, शिक्षा से लेकर किसान तक, किसान से लेकर विद्यार्थी तक, संघ हर उस क्षेत्र में काम करता है जो इस देश को आगे बढ़ा सकता है। पूरी हर परिवार के हर उस आराम जिंदगी को छोड़कर कठिन रास्तों पर चलकर समाज के लिए समर्पण का काम संघ करता है। और उसी विचारधारा को मुझे लगता है आगे बढ़ाते हुए भारतीय जनता पार्टी के लोग एक राजनीतिक क्षेत्र में राजनीतिक लोगों को किस प्रकार काम करना चाहिए उसको आगे बढ़ाते हैं। उस विचारधारा के संग जो भारतीयता की विचारधारा है उसको भारतीय जनता पार्टी के लोग आगे लेकर जाते हैं। आपने बहुत अच्छा आंसर दिया कि संघ राष्ट्र निर्माण के लिए लोगों का एक व्यक्ति निर्माण करता है और राजनीति बीजेपी की जो है उससे प्रभावित होकर आगे कार्य करती है। बहुत सुंदर सर। इसमें आगे मैं चलूं तो बीजेपी में जब इलेक्शन कहीं होता है, पूरे सरकार में, इंडिया में कहीं पर भी इलेक्शन होता है और उस इलेक्शन में जब बीजेपी के काफ़ी कार्यकर्ता रहते हैं टिकट की दौड़ में, और वो टिकट की दौड़ बहुत तेज़ी से रहती है और हर किसी को उम्मीद रहती है, तो बीजेपी टिकट यदि किसी को फाइनल करके दे रही है, किसी को प्रत्याशी बना रही है, तो उसका मापदंड क्या रहता है कि उसकी क्या कार्यशैली रहती है कि किस आधार पर ये चीज़ें दी जाती हैं? मैं आपको बता चुका हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
काम करता रहे, जो पार्टी संगठन का विचारधारा का काम है वो करता रहे। पार्टी की हजारों आंखें हैं, वो अपने हर उस विवेक से राष्ट्रीय नेतृत्व सोचकर ही टिकट देता है कि कौन पार्टी के लिए अच्छा काम करता है। कार्यकर्ता सब अच्छे होते हैं, टिकट एक को मिलना होता है। बिल्कुल सही बात है। तो भाग्य भी कहीं ना कहीं जरूर काम करता काम करता है, भाग्य भी करता है, और कार्यशैली भी कार्यशैली भी काम करती है, मेहनत भी काम करती है। लोगों के बीच में रहना, समाज के लिए किस प्रकार से आप काम कर सकते हो, वो भी काम करता है। आपको मंत्री पद ग्रहण करे हुए लगभग 2 साल होने वाले हैं और आपने अभी काफ़ी चैलेंजेस फेस किए हैं, आपने काफ़ी चुनौतियां भी फेस करी, आपने समाधान निकाले। तो जिसमें ऐसी कोई चीज़ जिसमें आपको बहुत अच्छी सीख मिली हो कि ये चीज़ें, ऐसे तजुर्बा जो धीरे धीरे आता है हर जब हमें कोई दायित्व मिलता है, तो ऐसी कौन सी सीख आप शेयर करना चाहेंगे कि ये बहुत अच्छी लर्निंग थी कि ऐसे मैं आगे इन चीज़ों को अप्लाई कर सकूं और आगे युवाओं को भी वो संदेश दे सकूं कि यदि आपके पास कोई जिम्मेदारी आती है तो आपको किस तरह से काम करना चाहिए? जिम्मेदारियां बढ़ती हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी और जिम्मेदारी के साथ काम करते हो। और मैं ऐसा मानता हूं कि चुनौतियां हर क्षेत्र में आप जाओगे मिलेंगी। बनने के बाद ऐसा लगता था कि अब तो बहुत कुछ मिल गया है जी लेकिन समय समय पर लोग कुछ चीज़ों का विरोध करते हैं। जी सबको एक सेटिस्फेक्शन के साथ बांध के रखना, जो मूलभूत चीज़ें हैं समाज की उन तक पहुंचाना, जिस प्रकार की कल्याणकारी योजना, उसमें कोई बीच में आपको रोड़ा अटकाएगा। इस देश में जो एक लोकतांत्रिक ताकत में एक व्यक्ति का अधिकार है, जो किसी भी व्यक्ति, नए व्यक्ति को नहीं पता होता है, तो उनको किस प्रकार सजगता से आप लोगों के लिए काम कर सकते हो, उस पर मुझे लगता है कि चुनौतियां आती ही हैं, सबके साथ ही आती ही होंगी। कि इस देश में लोकतंत्र है, आज़ादी है, तो किसी के साथ कुछ भी बोलने का अधिकार है, किसी के खिलाफ कुछ करने का अधिकार है। लेकिन आप जिस दायित्व के लिए चुने गए हो उसके लिए आप अपने किस प्लानिंग से काम करते हो, वो आपके सामने चुनौती करना ही चाहिए। आपने बहुत अच्छा बताया, बट मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि 2 साल पहले जब आप मंत्री बने और आज संयमता आपके अंदर कितना अनुभव आप देखते हैं कि संयमता कितनी चाहिए यदि हम किसी दायित्व पे रहते हैं? नहीं, संयम तो रहना ही पड़ेगा आपको। अगर संयमता नहीं रहेगी, धैर्य नहीं रहेगा, तो आप चीज़ें खराब कर लोगे। किसी भी चीज़ को पाने के लिए, किसी चीज़ के काम करने के लिए संयमता और धैर्यता बहुत ज़रूरी है। अगर धैर्यता से आगे बढ़ोगे तो उसका समाधान भी साथ के साथ निकलता हुआ जाएगा। धैर्य और संयमता और अपना विवेक आप इस्तेमाल करोगे तो 100% उसका सॉल्यूशन निकलेगा। बहुत सुंदर सर। मैं इसमें एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा, आप जनप्रतिनिधि हैं, आपके साथ सैकड़ों लोग रहते हैं और सैकड़ों लोगों की अपेक्षाएं भी रहती हैं, किसी का समस्याएं भी रहती हैं और कुछों के समाधान बहुत अच्छे से हो जाते हैं बट कुछों के नहीं हो पाते। जिनके नहीं हो पाते उनको आप कैसे समझाने का कार्य करते हैं, कैसे उनको साधते हैं कि चीज़ें, कई बार सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाती। ये हर किसी को लगता है कि हर चीज़ पॉसिबल है, हर व्यक्ति को ये लगता है कि मैं आपके पास यदि आ रहा हूँ तो हर चीज़ पॉसिबल है, बट रियलिटी आपको पता होती है कि कितनी चीज़ रियल एक्चुअल में है और कितनी नहीं है। तो उसमें आप कैसे अपने कार्यकर्ताओं को, अपने आपकी जो भी पलवल की जनता है, पूरे आप हरियाणा की जनता है, तो कई बार जिनके काम नहीं हो पाते उनको आप कैसे संभालते हो, समझाते हो? आपके पास लोग को जब चुनते हो, जनप्रतिनिधि बनते हो, तो बहुत उम्मीद और अपेक्षाएं लोगों को रहती हैं जी। लेकिन कानून के दायरे में रह के, संविधान के दायरे में रह के, मन से कोई व्यक्ति आपके लिए आया है, आपके पास काम के लिए, उसको पूरी ताकत के साथ अपने मन से उस काम को करिए। और मैं ऐसा मानता हूँ कि 100% काम तो शायद किसी से नहीं होते होंगे, लेकिन आपका किया हुआ प्रयास
उस व्यक्ति को जरूर सेटिस्फाई कर देता है कि आपने प्रयास किया। और हो सकता है कुछ उनके काम में ही बाधा हो जो नहीं होने वाला हो, उन नहीं लोग समझ भी जाते हैं कि काम होने वाला नहीं था। आप अपनी साइड से 100% 100% हम लोग देना 100% देते ही हैं। और कुछ चीज़ें समय के साथ होती हैं, तो उनको इसको बात भी करते हैं कि भाई कहावत है कि जिस काम को करने में 2 साल लगेंगे आप 6 महीने में नहीं कर सकते ना। बिल्कुल 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 तो एक हमारे हुक्म देवी नारायण यादव जी हुए थे, जी। तो बच्चा पैदा होने के लिए 9 मंथ चाहिए ना, पेशेंस रखना होगा। पेशेंस रखना ही पड़ता है। बिल्कुल 9 महीने का बच्चा 6 महीने में नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, जायज़ तो बात है। स्वाभाविक रूप से आप आंसर बहुत सटीक देते हैं सर, ये आपकी आपको खासियत समय देना ही पड़ेगा। है। ये आपकी खासियत है। सर, आप खेल मंत्री हैं और भारत खेलों में नई ऊंचाइयां छू रहा है, और ऐसा आपके अनुसार क्या करना होगा कि आने वाले टाइम में ओलंपिक जैसी प्रतियोगिताओं में हमारा भारत शीर्ष पे दिखे? हरियाणा खेलों का पावर हाउस है। 2% की आबादी का ये हरियाणा भारत में, लेकिन जब मेडलों की बात आती है तो हरियाणा आधे से ज़्यादा मेडलों पर कब्जा हरियाणा का रहता है। जी। हमारे खिलाड़ियों की मेहनत, हमारे हरियाणा की मिट्टी और उन युवाओं का मिट्टी से लेके मेडल तक का सफ़र, उसमें जो सरकार की भूमिका होती है, सरकार नायब सिंह सैनी सरकार की जो खेल नीति है, उस खेल नीति की सराहना पूरे दुनिया में, देश में होती है। हर देश का हर राज्य हरियाणा की खेल नीति को लेकर अपने यहाँ इम्प्लीमेंट करने का काम कर रहा है। तो ऐसा मानता हूँ खिलाड़ियों का उत्साह और ऊर्जा और हरियाणा सरकार की खेल नीति दोनों मिलकर जब काम करती है तो वो मेडल की तरफ आगे बढ़ती हैं। और हम मिशन ओलंपिक 2036, जब भारत 2036 में ओलंपिक की मेज़बानी करेगा, उसकी तैयारियां हरियाणा सरकार, नायब सिंह सैनी सरकार आज से शुरू कर दी है। फर्स्ट फेज़ का काम शुरू कर चुकी है कि हम 8 साल के बच्चे को खेल नर्सरी से लेंगे और उसका हर प्रकार की चिंता, उसके रहने की, उसकी डाइट की, उसकी न्यूट्रिशन की, उसकी स्पोर्ट्स साइंस की, हर चीज़ की चिंता हरियाणा सरकार करेगी। जब 2036 में ओलंपिक होंगे, 2036 में हरियाणा 36 मेडल लेकर कैसे आएगा, तो उसका काम हरियाणा सरकार आज से शुरू करती है। ये विजन और ये मिशन लेकर चलने वाली खेलों को क्षेत्र में सरकार है, उसकी तरफ आगे बढ़े। तो खेल नर्सरी से अब आप प्लेयर्स को पिक करेंगे और उनको फिर ट्रेन करेंगे, ये आपका आगे का विज़न है? आने वाले जो 8 साल के बच्चा, 12 साल के बच्चे को, टैलेंटेड प्रतिभाशाली युवाओं को, जो खेल नर्सरी से निकलकर दिखता है, जब के टैलेंट जब झलकता है उन लोगों में, उनको वहाँ से टेक ओवर करेंगे। आम लोगों को नर्सरी ज्वाइन करनी चाहिए? जो भी आप हमारे स्पोर्ट्स में जो बच्चे एक्टिव रहते हैं और अपने आप को इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको खेल नर्सरी ज्वाइन करनी चाहिए? मैंने खेल नर्सरी के अलावा हरियाणा सरकार में और लोग व्यक्तिगत प्रैक्टिस भी खूब करते हैं, वो भी आगे बढ़ते हैं। लेकिन सरकार की जो नीति, सरकार की नीति, सरकार का जो करने का तरीका है, मैं उसका लिए आपको जिक्र कर रहा था। हरियाणा सरकार ने 2000 से ज़्यादा खेल नर्सरियाँ खोल दी हैं, 50,000 से ज़्यादा युवा आज उसमें प्रैक्टिस कर रहा है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि स्वाभाविक रूप से वहाँ से टैलेंट निकल कर आएगा तो उसको लेंगे। और आज से 2036 की तैयारी है, वो आज से सरकार शुरू कर रही है, तो इस विजन और मिशन क्लियर है। बिल्कुल बिल्कुल। आप हरियाणा के मंत्री भी हैं, साथ में पलवल के विधायक, और आप पलवल को आने वाले 5 साल के बाद कोई 3 बड़ी उपलब्धियां जो सब याद रखें कि गौरव गौतम ने ये 3 उपलब्धियां पलवल को दिखा के पलवल का नक्शा पूरे हिंदुस्तान में फेमस कर दिया, ऐसी कोई 3 उपलब्धियां जो आप पलवल को दिलवाना चाहेंगे? बहुत लंबे समय से मेडिकल कॉलेज अनाउंसमेंट है जी। मैं अपने कार्यकाल में उस मेडिकल कॉलेज को बनवाने की शुरुआत कर लूँगा, ये मेरा प्रयास है। बहुत बड़ी स्टेटमेंट आप दे रहे हैं। हाँ, मेरा प्रयास है। पलवल हेल्थ के क्षेत्र में आगे रहेगा। मेडिकल कॉलेज होगा तो स्वाभाविक रूप से
बड़ी व्यवस्थाएं वहाँ पर आएंगी, बड़े रोजगार वहाँ पर आएंगे। और दूसरा मेरा एक प्रयास है, जो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी की पहली रैली जी, हरियाणा के अंदर पलवल के अंदर कराई थी और उसमें घोषणा कराई थी कराई थी। कि अंतर्राष्ट्रीय खेल परिसर पलवल के अंदर हो। मैं उस पर काम कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि हम उसकी सफलता की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। अगर वो बहुत बड़ा काम आने वाली पीढ़ी के लिए, युवाओं के लिए वो होगा। और तीसरा, शिक्षा के क्षेत्र में जो हमारे पलवल में स्किल्ड यूनिवर्सिटी खुली हुई है, उसको इस लेवल पर अपग्रेड कराएं, जो कि आज वो अपग्रेड की तरफ आगे भी बढ़ रही है। जब हमने उस 2 साल, पौने 2 साल पहले 600 के समथिंग कुछ बच्चे उसमें थे जी, आज तब बच्चे उसमें सिर्फ लोगों को जागरूक कराते थे कि भाई एडमिशन लीजिए। आज अप्रोचेस लग रही हैं, अप्रोचेज लगती हैं कि किसी भी प्रकार से एडमिशन स्किल्ड यूनिवर्सिटी, उसका ग्राफ, उसका पढ़ाई, उसकी जॉब, हर प्रकार की चिंता उस स्किल यूनिवर्सिटी करेगी। तो उस स्किल यूनिवर्सिटी का जो अपग्रेडेशन हमने किया है और अच्छा बने, वो देश के और दुनिया के मापदंडों पर वहाँ के अच्छे इक्विपमेंट हों, जिससे हमारा युवा स्किल्ड हो सके और रोजगार की तरफ आगे बढ़ सके। मेरा ये प्रयास। आपने 3 चीज़ें मतलब बेसिकली ली हैं, एक आपने स्पोर्ट्स लिया है, एक एजुकेशन लिया है, एक हॉस्पिटल। इन तीनों चीज़ों पर आप पलवल को देखना चाहते हैं कि ये पलवल की पहचान बने। बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। आप संगठन और सरकार दोनों में कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में आप स्वयं को कहाँ देखते हैं? ये तो भविष्य के गर्व में है कि हम कहाँ देखते हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी मिले उसे ईमानदारी से, अच्छे से, निष्ठा से निभाते रहो। अपना बेस्ट दो, जो अपना है वो बेस्ट दो। दीजिए। हम पलवल की जो जिम्मेदारी लोगों ने हमें दी है, आपने 3 चीज़ें मुझे पूछी, मैं उसकी तरफ आगे काम कर रहा हूँ। और भी उसके अलावा पलवल को सुंदर कैसे बनाया जा सकता है, हमारे सेक्टर्स को कैसे सुंदर बनाया जा सकता है, आने वाले समय पर ये तीनों चीज़ें हमारी, अगर जिस विजन के साथ काम कर रहे हैं, जिस मिशन के साथ हम काम कर रहे हैं, अगर हमारी सक्सेस होती है, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि पलवल की अर्थव्यवस्था को मजबूत होने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत अच्छा सर। साथ में एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा कि पलवल में काफ़ी दशकों से मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में विधायक भी रहे हैं, पर पलवल की एक समस्या खड़ी की खड़ी है, सफाई, ड्रेनेज सिस्टम। और यह सफाई और ड्रेनेज सिस्टम की लोगों को हर किसी सरकार से, हर किसी मंत्री से, विधायक से जो प्रेजेंट में रहते हैं, बहुत उम्मीदें रहती हैं। और पलवल को यदि एक क्लीन सिटी बनाना है तो इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की बहुत आवश्यकता है। इस पर आपका क्या विज़न है? स्वच्छता एक ऐसा मिशन है और ऐसा विजन है जिसमें आम लोगों की भागीदारी चाहिए। और अपना शहर, अपना परिवार, अपना घर अगर स्वच्छ बनाना है, तो मैं आपके इस चैनल के माध्यम से लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप स्वच्छता में सरकार का साथ दें। ये किसी सरकार के और किसी एक व्यक्ति की मिशन और विजन नहीं हो सकता। ये हर व्यक्ति की इसमें भागीदारी चाहिए। जो व्यक्ति ये समझे कि पलवल अपना है, मेरा पलवल, अपना पलवल, इसमें बढ़ती हुई गंदगी हमारे आने वाली पीढ़ी और युवाओं के लिए नुकसान करेगी, मैं ऐसा मानता हूँ कि इस पलवल को स्वच्छ बनने से कोई रोक नहीं सकता। मतलब और ड्रेनेज सिस्टम की बात रही, तो अभी जो व्यवस्थाएं हमें मिली, अलीगढ़ रोड पे कभी लोगों की डेथ हो जाती थी जी, बिल्कुल, इतने गड्ढे थे वहाँ पर, गड्ढे काफ़ी थे। हमने ऐसी व्यवस्था बनाई है, वो मुझे लगता नहीं दशकों तक वो रोड टूटेगी भी। माल गोदाम जैसे रोड जहाँ पानी परमानेंट खड़ा रहता था, आज ऐसी सड़कें वहाँ हमने बनाई है जो दशकों तक नहीं टूटेगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि इस 1.5 साल, पौने 2 साल के कार्यकाल में जितना पैसा हमने पलवल के विकास के लिए लगा रहे हैं, पलवल के ड्रेनेज सिस्टम को सही करने के लिए अमृतचू योजना लेकर जो हम आए हैं जी, पलवल की पेयजल व्यवस्था ठीक हो, सीवरेज सिस्टम ठीक हो, उस पर काम कर रहे हैं।
और एक बहुत लंबे समय से एक जो पलवल की लाइफ लाइन कहा जाने वाला एक जो नाला है, जी, जो हाई कोर्ट के कारण कुछ परिवारों के रुकावटें पास हैं। है, वो रुकावट है। हम सरकार से बात कर रहे हैं कि उनको किस प्रकार से सेटिस्फाई करके, अगर वो चीज़ हम उनको सेटिस्फाई कर सकते हैं, लाइन में आ उस जाए। लाइफ लाइन को ठीक कर पाएँ, तो उसके बाद मुझे लगता है कि पलवल की शायद समस्या बहुत हद तक कम हो जाएगी। और जो जल भराव है, ड्रेनेज सिस्टम है, वो बहुत उसके ऊपर डिपेंड करता है। और मैं ऐसा मानता हूँ कि पलवल के विकास के काम के लिए एक भी दिन, देहाती में एक कहावत है, करनी रुकेगी नहीं, कंस्ट्रक्शन रुकेगी नहीं। कहीं ना कहीं आपको कहीं रोड बनते हुए दिखाई देंगे, कहीं हॉस्पिटल में काम चलता हुआ दिखाई देगा, कहीं स्टेडियम में काम चलता हुआ दिखाई देगा, कहीं सीवरेज सिस्टम ठीक होता हुआ दिखाई देगा। मैं ऐसा मानता हूँ कि कहीं ऐसा आपको कहीं चीज़ें मिलेंगी नहीं कि कुछ ना कुछ काम इस पलवल में होता कभी रहेगा। कहीं चौक सजते हुए आपको दिखाई देंगे। जरूर कुछ ना कुछ काम ने, पहली बार मॉडल रोड का विजन देने वाला लोग हम ही लोग हैं। जो लोग, मैं किसी की बुराई या भलाई नहीं, जो लोग पॉलिटिशियन अपना रोड नहीं बना पाए, उनको हम मॉडल रोड बनाने का काम करेंगे, आप देखिएगा। बहुत सुंदर। यदि ऐसा होता है तो पलवल, जो आप हर बार अपने भाषण में कहते हैं कि पलवल का नक्शा आपको पूरे हिंदुस्तान में अलग से नज़र आएगा, यदि ऐसा होता है तो वो एक्चुअल में नज़र आ जाएगा, यदि ये आपकी कथनी और करनी बिल्कुल ठीक रही तो। हमने एक और विजन जो पलवल के सामने रखा था, आपने बात ये याद दिलाई है कि हम पलवल के नक्शे को अलग दिखाएंगे। हमारे तीनों काम हमने जिस पे हम काम कर रहे हैं उस पे अगर हम सक्सेस हुए, जो कि हम सफलता की ओर आगे बढ़े हुए हैं। और चौथा जो सबसे बड़ा काम हम करने जा रहे हैं, जेवर एयरपोर्ट के पास जो हमारा पलवल विधानसभा का इलाका है जी, अगर उसका मास्टर प्लान समय से हम ले आए, हमारा प्रयास है हम लेकर आएंगे जी, तो उसके बाद पलवल की तस्वीर, तकदीर बदल जाएगी। ये बात आप मेरे से लिख के ले लीजिए। एक और चीज़ इसमें साथ पूछना चाहूँगा कि मेट्रो की बहुत उम्मीद रहती हैं लोगों को, क्योंकि कई बार सुन भी चुके हैं, बट अभी तक उस पर कोई फोकस नहीं हुआ है कि लोगों को सेटिस्फेक्शन मिल सके कि हाँ मेट्रो एक्चुअल में आएगी नहीं आएगी। नहीं, मेट्रो के अनाउंसमेंट जरूर हमारी भारत सरकार की, जी, ये भारत सरकार का प्रेरोगेटिव है। जी, अब तक के क्वेश्चन आपने मुझे हरियाणा से सरकार के लिए, रिलेटेड पूछे और बिल्कुल। मैंने आपको उसका अच्छे से, जो मेरी जिम्मेदारी है, जो मेरा दायित्व है, जो मैं भूमिका में हूँ, वो मैंने आपको जिम्मेदारी के साथ बताया। जरूर बार बार इसकी बात चली, हम फॉलोअप भी करते हैं जी, कि मेट्रो का काम अनाउंसमेंट कोई हुई है तो उस समय से पहले आए। जी, मेट्रो का ऐसा विषय है कि कितनी चीज़ें वायबिलिटी निकलेगी, आएंगी, और मुझे लगता है कि उसका शायद सर्वे चल रहा है। जी, ऐसा समय समय पर लोग डीपीआर उसकी बन के तैयार हुई है। सरकारों के काम बड़े चलते हैं। अभी फरीदाबाद से गुरुग्राम का काम शुरू हुआ है, जी, फिर उसके बाद वो कंप्लीट होगा तो हम पलवल तक के लिए मांग हमारी है, हम इसको जल्दी लाने का प्रयास करेंगे। बहुत सुंदर सर। अब राष्ट्रीय लेवल पर बात हो रही है तो इसमें एक और चीज़ आजकल एक मुद्दा बहुत उठा हुआ है, जैन जी, जिसे आज कुछ युवा तत्व सीजेपी, जिसे कॉकरोच जनता पार्टी का नाम दिया गया है और बहुत चर्चाओं में भी है, उसने परीक्षा को लेकर एक डिमांड रखी है कि हमारे यहाँ की इंडिया की परीक्षाएं बहुत अच्छे से होनी चाहिए, लीक नहीं होने चाहिए। और यह सभी सरकार में चलता आया है, पुरानी सरकारों में भी ये लीकेज चलती आई है। इसका कोई सरकार के पास कोई परमानेंट समाधान ऐसा है कि यह लीक, जो पेपर लीक की समस्या खत्म हो जाए, युवाओं को परेशानी ना आए? जितेश जी, समाधान सब चीज़ का है, करने की क्षमता, ताकत और विल पावर होनी चाहिए। इसी हरियाणा में, आप भी जिस हरियाणा में रहते हो, जी, इसी हरियाणा में नौकरियां बिकती थी। इसी हरियाणा में लोग नेताओं के चक्कर काटते थे और दरी बिछाते थे, और वो दरी बिछाते, आज तेरा नंबर है, कल इसका नंबर आएगा, और वो लोग इसलिए दरी बिछाते थे कि उनका बेटा नौकरी पा जाएगा नेता की उसमें, पर्ची और खर्च। लेकिन इसी हरियाणा में
इसी पलवल के अंदर गरीब से गरीब परिवार का बच्चा, जिसके घर में सुबह का खाना शाम का खाना कहाँ से आएगा उसकी व्यवस्था नहीं थी, उनके बच्चे इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स, अलग अलग ग्रुप ए से लेके डी में नौकरी लगे हैं। इसी प्रकार से सीटेट का एग्जाम परीक्षा होती है। जी। एक भी बच्चा इस हरियाणा का अपने उससे नहीं, हरियाणा सरकार ने एक एक बच्चे को सुरक्षित, डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी भी बच्चे को लेने गई है, ऐसे ऐसे उदाहरण होंगे। जी। उन बच्चों को ले जाकर सुरक्षित तरीके से पेपर कराया, सेंटर तक पहुंचाया। देश में कुछ शरारती तत्व रहते हैं जो इस तरीके की काम करते हैं। नीट का जो मुद्दा आपने मुझे बताया, स्वाभाविक रूप से उसमें कुछ कमी रही है, और जिन्होंने ये अपराध किया वो लोग गिरफ्तार भी हैं, अंदर भी हैं। और इस देश के प्रधानमंत्री जी ने छात्रों के हित को सर्वोच्च रखते हुए फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन भी किया जी। और गिरफ्तारी और भी होंगी, जो भी इसमें दोषी होगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। वो परीक्षा लीक हुई, लेकिन उसके बाद 3 परीक्षाएं भी 1 महीने के अंदर कराई, बिल्कुल सफल रही, फुल प्रूफ सफल रही। तो आने वाले समय पर ऐसी समस्याओं को समाधान कर लिया जाएगा। इस देश में समस्याएं थी, बहुत हद तक चीज़ें सही करने का काम इस देश के प्रधानमंत्री जी ने किया। मैं आपको इस उदाहरण भी दे चुका हूँ, जिस हरियाणा में आप रहते हो नौकरियां बिकती थी। पर्ची और खर्चियों के नाम काफ़ी चर्चाओं में आज पारदर्शिता के साथ गरीब व्यक्ति भी कोचिंग सेंटर्स में भीड़ लग गई है, तब नहीं थी। तब आपको नेताओं के चक्कर काटने पड़ेंगे, अधिकारियों के चक्कर काटने पड़ते थे। मैं ऐसा मानता हूँ कि इसका भी निवारण, कुछ गलतियाँ रही हैं, वो लोग सजा पा रहे हैं, और आगे भी इसको प्रूफ तरीके से इसको ठीक कर लिया जाएगा, मैं ऐसा मानता हूँ। मैं आपसे शॉर्ट में कुछ आंसर चाहूँगा कि आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा। भारतीय जनता पार्टी संगठन, एक किताब एक किताब जिसने आपकी सोच बदली। चाणक्य नीति। बहुत सुंदर। एक आदत जिसने आपको सफल बनाया। मेहनत। युवाओं की सबसे बड़ी ताकत। ऊर्जा। युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी। भटकाव। राजनीति का सबसे कठिन हिस्सा। चुनौती अगर सामने आती है उससे निपटना। एक ऐसा फैसला जिस पर आप हमेशा गर्व करते हो। मेहनत और जिस राजनीतिक क्षेत्र में जाना। बहुत सुंदर। अब मैं अंतिम चरण में आपसे क्वेश्चन लूँगा कि आप युवाओं को क्या एक कम शब्दों में, जिससे वो नशे से, जिससे अपने भविष्य से, राजनीति से, मतलब नशे से हट जाएं, भविष्य में बहुत उन्नति पा सकें, ऊर्जा पा सकें, क्योंकि आप बहुत कम उम्र में एक राजनीतिक दायित्व पर बहुत ऊंचाइयों पर पहुंचे हो और ईश्वर आपको आगे और भी पहुंचाए, तो क्या एक शॉर्ट में मैसेज देना चाहेंगे जिससे युवा आपसे प्रेरणा लेकर आपकी सरकार, बीजेपी संगठन में या किसी भी संगठन में, राजनीति में या किसी अदर फील्ड में भी आगे बढ़ सके? युवाओं को नशे से दूर रहना चाहिए, और हरियाणा प्रदेश का खेल मंत्री होने के नाते उन युवाओं से आग्रह है कि आप खेलों के क्षेत्र में आगे बढ़िए, और जो विजन, जो मिशन आपने चुना है, जो लक्ष्य है, चाहे वो किसी भी फील्ड का हो, शिक्षा का हो, उद्योग का हो, राजनीति का हो, और कुछ भी करने का, आपका काम करने का कोई भी फील्ड, उसमें अपनी पूरी ताकत झोंक दो तो गलत चीज़ों से दूर हो जाओगे, गलत संगति से दूर हो जाओगे। अगर जो भी काम आप कर रहे हो उससे पूरी मन निष्ठा से, पूरी ताकत के साथ आप करिए, मैं ऐसा मानता हूँ वो सारी गलत शक्तियाँ, वो गलत कृतियाँ, वो गलत लोग आपसे अपने आप ही अलग हो जाएंगे। अगर आप अपने ही फील्ड में, अपनी ही ताकत से, अपनी ही विवेक और क्षमता से ज़्यादा काम करोगे, ज़्यादा मेहनत करोगे, तो वो अलग हो जाएंगे। ये मैं आपको अपनी ही आप बीती बता रहा हूं। मतलब नीति और नियत अपनी अच्छा रखना, आपको सक्सेस मिल जाएगी। बिल्कुल 100% नीति और नियत रखोगे, आप गलत चीज़ों से दूर ऑटोमेटिक ही हो जाओगे। ये सृष्टि का नियम है। सर बहुत अच्छा लगा, आपने बेबाकी से सभी
प्रश्न के उत्तर दिए और आपका कीमती समय पाकर हमें भी बहुत अच्छी प्रेरणा मिली। और हम चाहेंगे कि हमारे देश के युवा भी आपसे प्रेरणा लेकर आगे बढ़ें और ऐसे ही आपके अंदर ऊर्जा बनी रहे और अपनी ऊर्जा आप युवा साथियों को ऐसे ही देते रहें। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।